हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप पर। मेरे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, यानी संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान की यह दूसरी कक्षा है। पहली क्लास में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान के प्रकार क्या होते हैं और संविधान हमारे लिए आवश्यक क्यों है। पहली कक्षा में आप लोगों ने पॉलिटी से संबंधित कॉन्सेप्ट को जाना था। क्या होता है मेरे साथियों कि जब भी हम कोई से सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं तो सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को जानना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपके पूरे सब्जेक्ट में समय समय पर आते रहते हैं। तो उन सभी कॉन्सेप्ट को हमने पहली क्लास में जाना था। आज है हमारी दूसरी क्लास है। आज हम इस पूरी क्लास में क्या जानेंगे तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि हमारा जो टाइटल है वह है कि भारतीय संविधान का निर्माण एवं संविधान सभा। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी पॉलिटी यानी संविधान पढ़ रहे हैं। तो हमें संविधान बना, ठीक है, संविधान का निर्माण तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना कि संविधान एक्चुअली बना कैसे। और संविधान का अगर निर्माण हुआ है, हमें यह पता है कि संविधान का निर्माण हुआ है, तो संविधान का निर्माण किया है संविधान सभा ने। तो हमें ये पता होना चाहिए कि संविधान सभा क्या है। तो इस पूरी क्लास में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ और संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। याद रखिएगा साथियों, आपकी विभिन्न परीक्षाओं में यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और जहां जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे वहां वहां मैं आप लोगों को टोकता रहूंगा, ताकि आप लोग वहां पर ध्यान पूर्वक देखें और नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के बारे में तो आपको पता ही है कि आपकी परीक्षा को लेकर यह कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए और जरा इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अन्य बच्चों को भी ऐप इंस्टॉल करवाइएगा। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि एक इमेज आप लोगों के सामने है। यहाँ पर आप देखिए कि हमारे ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं और देखिएगा ये सभा सी यहाँ पर जमी हुई है। ठीक है, बहुत सारे सदस्य यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। बेटा ये जो है ये संविधान सभा है, ये ही है संविधान सभा, जिसने विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाया है। इसी संविधान सभा ने बनाया है। ठीक है, तो हम संविधान सभा का गठन भी करेंगे और संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसको भी बताएंगे। सबसे पहले थोड़ी सी इतिहास की बात कर लेते हैं, थोड़े से हिस्ट्री में चलते हैं। आखिर हमारे भारतीयों के दिमाग में यह संविधान शब्द आया कैसे, क्यों हमने संविधान की मांग करी। अभी तक तो हमने कभी जिंदगी में मांग नहीं करी थी। काफी लंबे समय तक हम राजशाही को सहन करते आए हैं, राजशाही में रहे हैं। लेकिन एकाएक क्या हो गया कि हम संविधान की मांग करने लगते हैं। चलो ठीक है, मांग करी तो करी, पर सबसे पहले किसने करी, ठीक है, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बेटा, बात है ये 1895 की। ठीक है, इतिहास में जा रहे हैं हम, तो 1895 की बात है और व्यक्ति जो है उन व्यक्ति का नाम है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर, आप लोगों ने नाम सुना होगा इनका, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, भारत के एक बहुत बड़े लीडर हुए हैं, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हुए हैं। महाराष्ट्र से इनका संबंध है, लोग इन्हें अपना आइडल मानते हैं। बहुत ही उच्च गुणों वाले व्यक्ति थे, महान थे। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने अपनी एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था स्वराज पत्रिका। स्वराज, स्वराज पत्रिका, ठीक है, जिसे स्वराज तिलक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज तिलक के माध्यम से सर्वप्रथम संविधान की मांग की थी। किसकी मांग करी थी बेटा? संविधान की मांग करी थी। संविधान की मांग की किसने करी? संविधान की मांग। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्वराज दल नामक पत्रिका से सबसे पहले संविधान की मांग की गई। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक थे। यह है आपके एग्जाम का क्वेश्चन कि किस व्यक्ति के द्वारा सर्वप्रथम संविधान की मांग की गई थी, तो वे थे बाल गंगाधर तिलक। कभी ईयर पूछ ले तो आप बेझिझक बताइएगा 1895, कभी पत्रिका पूछ ले तो आप बेझिझक बताइएगा स्वराज तिलक। अब उसके पश्चात बाल गंगाधर तिलक ने तो मांग कर ली, लेकिन समय समय पर कुछ लोगों ने तथा कांग्रेस के अन्य लोगों ने भी
आपके संविधान की मांग करी थी कि भारतीयों के पास एक संविधान होना चाहिए, खुद का होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने तो कर दी, पर उसके पश्चात भारत के एक और बहुत बड़े लीडर आए, ठीक है, जिनका नाम था महात्मा गांधी। बात है 1922 की। बेटा 1922 में महात्मा गांधी जो थे, इन महात्मा गांधी यानी गांधी जी इनको बोल सकते हैं, ठीक है, आपको पता ही है कि गांधी जी, महात्मा गांधी जिन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने इन्हें महात्मा कहा था, आपको पता ही है उसके बारे में, ठीक है। ये तो बाकी इतिहास में हम इनके बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। तो गांधी जी के द्वारा वर्ष 1922 में भी यह कहा था कि भारतीयों के पास स्वयं का एक विधान होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? विधान होना चाहिए, ठीक है बेटा। क्या होना चाहिए? विधान होना चाहिए। विधान का मतलब संविधान होना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी जी ने भी अब डिमांड कर दी वर्ष 1922 में। बाल गंगाधर तिलक ने भी डिमांड कर दी। अब उसके पश्चात अगर आपसे कभी पूछे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे तो बेटा याद रखिएगा, एग्जाम में कभी पूछा जाए कि भैया भारत का प्रथम संविधान कब बना और संविधान किसने बनाया, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बात बताता हूं। देखो बेटा, मेरा उद्देश्य एक ही है कि मैं बच्चों को वही पढ़ाऊं जो एग्जाम में आए, ठीक है, और बच्चा इतना अच्छे से पढ़ सके कि वो एग्जाम को क्रैक कर सके। किसी भी परीक्षा की तैयारी वो कर रहा है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आपके स्टेट से संबंधित, एमपी से संबंधित व्यापम की कोई सी भी परीक्षा हो, एमपी एसआई हो, एमपी पुलिस हो, पटवारी हो, राजस्थान एसआई, राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार, किसी भी प्रकार से अगर कोई सी भी एग्जाम होती तो बेटा हर एक परीक्षा में संविधान के प्रश्न आते ही आते हैं। राज्य बदल सकते हैं, राज्य की परीक्षाएं बदल सकती हैं, पर संविधान थोड़ी बदलेगा क्या? संविधान तो वही है, संविधान से संबंधित क्वेश्चन तो वही रहेंगे, ठीक है। तो अब आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम किसने संविधान बनाया था, तो मैं आपको बता देता हूं, ये बात है अगस्त 1928। बात है कि अंग्रेजों ने भारतीयों को चैलेंज दे दिया, क्योंकि भारतीय काफी लंबे समय से स्वराज की मांग कर रहे थे, भारतीय काफी लंबे समय से डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने यह कह के हमारे भारतीयों की मांग ठुकरा दी कि भारतीय जो है वे कुछ नहीं कर सकते, भारतीयों के पास सामर्थ्य नहीं है संविधान बनाने का, भारतीयों के पास सामर्थ्य नहीं है शासन करने का। अब भाई साहब इतना बड़ा चैलेंज दे दिया, किनको दे दिया? हम भारतीयों को दे दिया। अगर आपको कोई चैलेंज दे दिया तो भैया आपके अंदर का भी खून खोलेगा, क्योंकि भैया भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, कांग्रेस में उस वक्त टैलेंट की कमी नहीं थी, ठीक है। तो अब जैसे ही उन्होंने, अंग्रेजों ने यह कहा कि भैया भारतीयों के अंदर सामर्थ्य नहीं है विधान बनाने का, कानून बनाने का, शासन करने का, संविधान का, तो भारतीयों ने इसको ज्यादा सीरियस ले लिया। तो बेटा भारतीयों ने क्या किया, कांग्रेस में कुछ लीडर थे, उन्होंने कहा कि भैया अब तो हम संविधान बना के दिखाएंगे। तुमने बोल कैसे दिया कि हम संविधान नहीं बना सकते, लेकिन अब हम आपको संविधान बनाकर दिखाएंगे। तो परिणाम यह हुआ कि मोतीलाल नेहरू, नाम तो सुना होगा बेटा आप लोगों ने, मोतीलाल नेहरू। बेटा ये मोतीलाल नेहरू जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री हैं। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आपके संविधान बनाया गया, ठीक है, और उस संविधान को कहा गया नेहरू रिपोर्ट। याद रखिए बेटा, क्या कहा गया? नेहरू रिपोर्ट कहा गया, ठीक है। संविधान बनाया, नेहरू रिपोर्ट उसको नाम दिया गया, और यह था भारत का प्रथम संविधान, जिसमें आपके समस्त प्रकार की जानकारियां तो नहीं थी बेटा, पर हां यह है कि हर एक पहलू पर उन्होंने पहुंचने का प्रयास किया था। इस नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने मौलिक अधिकारों के बात करी, इस मौलिक अधिकार में, इस नेहरू रिपोर्ट में, इस संविधान में उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में बात करी, अखिल भारतीय संघ के बारे में बात करी, डोमिनियन स्टेट के बारे में बात करी, यानी काफी हद तक नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू तथा उनके सदस्यों ने काफी हद तक संविधान तो बना दिया था। चूंकि कम समय था तो कम समय में हमने संविधान बना के उनके चैलेंज को पूरा किया। उन्होंने क्या कहा था कि हम संविधान नहीं बना सकते, बेटा ये तो डेमो था, हमने तो डेमो दिया, ठीक है। हमने कहा कि भैया कैसी बात कर रहे हो, हम संविधान बना सकते, देखो भैया ये डेमो, तो मौका तो दो हमें,
ठीक है। तो भैया 1928 में प्रयास किया गया था, प्रथम प्रयास वर्ष 1928 में किया गया था, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से किया गया था, अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। और बेटा ये इतिहास में एक बहुत बड़ा एक पार्ट आता है, चूंकि अभी हम इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे बेटा तो उस वक्त मैं आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से जानकारी दूंगा, ठीक है। तो उस वक्त आपके नेहरू रिपोर्ट के रूप में हमने संविधान बनाया, ठीक है। तो ये पूरा मैंने इतिहास बताया। चलो और आगे बढ़ते हैं कि संविधान सभा कैसे बनी वगैरह। तो बेटा अब हो ये गया कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, वर्ष 1939 से आपके द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इसके पश्चात आपका ब्रिटेन जो था वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में बिजी हो जाता है। इसमें भारत ब्रिटेन को इस समस्या में देखते हुए भारत अपनी मांगों को तेज कर देता है कि भैया जल्द से जल्द हमें आज़ाद करो, हमारा संविधान बनाने में मदद करो, या फिर हमारे लिए कुछ ऐसे विधान लेके आओ जिससे हमें जल्द से जल्द आज़ादी मिल जाए। तो भारतीयों की कड़ी मांग और आंदोलन को देखते हुए फाइनली ब्रिटिश सरकार ने एक मिशन भारत भेजा, और उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन। मेरे प्यारे साथियों, कैबिनेट मिशन। यहां से अब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा, भारत में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। अब ये संविधान सभा का जो गठन किया गया था ये किसकी रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? तो याद रखिएगा वह थी कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ और इस संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। तो बात है 24 मार्च की और साल है 1946। 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन आपका कहां पधारे? दिल्ली पधारा, ठीक है। अब इसे कैबिनेट मिशन क्यों कहते थे तो मैं आपको बता दूं कि जो सदस्य आपके मिशन के रूप में भारत आए थे वे सभी ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। याद ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। इस मिशन को कैबिनेट मिशन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जो सदस्य भारत आए थे वे ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, इस वजह से इसे कैबिनेट मिशन कहा गया है। तो कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या 3 थी, ये भी परीक्षा का प्रश्न है। और ये भी परीक्षा का प्रश्न है कि कौन कौन थे। तो पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 जो सदस्य थे ये आपके कैबिनेट मिशन के मेंबर थे, जिसमें से पैट्रिक लॉरेंस जो थे, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। बात को ध्यानपूर्वक सुनना, वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी चीज क्लियर होगी, एग्जाम जरूर क्रैक होगी। शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप के साथ आप बने रहो, आपके एग्जाम हम जरूर क्रैक कराएंगे, आपके ही इसी सफलता में हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना सर। आपके लिए देखो मैं गर्मी में बैठा हूं और ये सारी क्लासेस मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, ठीक है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप इस प्लेटफॉर्म पर आकर सफल हो, ठीक है। लास्ट तक क्लासेस जरूर लीजिएगा, लास्ट तक क्लास को जरूर देखिए, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वे थे पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स व एबी अलेक्जेंडर इसके मेंबर थे। अब ये कैबिनेट मिशन भारत आ गया 24 मार्च को आ गया। अब इसने क्या करा कि 16 मई 1946 में अपनी रिपोर्ट पेश करी, और इस रिपोर्ट में इसने कह दिया कि भैया भारत का जो संविधान है, इस संविधान को बनाने के लिए एक सभा होगी। क्या होगी? सभा होगी, और इस सभा को हम कहेंगे संविधान सभा। क्या कहेंगे? संविधान सभा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होगी वह कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपके कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी। तो इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा के कुल सदस्यों का जो सदस्य निर्धारित किए गए कि कुल कितने सदस्य होंगे। तो याद रखिएगा ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में सदस्यों का जो निर्धारण किया वह था 389 सदस्यों को निर्धारित किया गया। अब इन 389 सदस्यों को 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है बेटा प्रांतीय विधान मंडलों में निर्वाचित सदस्य। देखिए बेटा शब्द यहां पर क्या, निर्वाचित। निर्वाचित का मतलब कि चुनाव होंगे। निर्वाचित का मतलब क्या होता है बेटा? चुनाव होंगे। तो प्रांतीय विधान मंडलों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 293, ठीक है।
293 आपके प्रांतीय विधानमंडल से सदस्य होंगे। देशी रियासतों से सदस्य मनोनीत होंगे। अब देशी रियासतें कौन सी हैं? देशी रियासतें वही हैं राजा महाराजाओं के नवाबों की, ठीक है। तो देशी रियासतों से आपके कोई चुनाव नहीं होंगे संविधान सभा के लिए, वहां से मनोनयन होगा, वो नॉमिनेट होंगे। और कितने होंगे? वे 93 होंगे। ब्रिटिश कमिश्नर जो क्षेत्र हैं बेटा, उन ब्रिटिश कमिश्नर क्षेत्र से 4 सदस्य आएंगे, वे भी चुनाव करके ही आएंगे। और ब्रिटिश कमिश्नर क्षेत्र कौन कौन से? तो पहला था अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र, दूसरा था बलूचिस्तान का क्षेत्र, ठीक है, तीसरा था कुर्ग और चौथा था दिल्ली। इनसे 4 सदस्य चुनकर आने हैं कमिश्नर क्षेत्रों से। तो 389 मेंबर 293 विधानमंडलों से, 93 मनोनीत यानी देशी रियासतों से, और 4 सदस्य होंगे कमिश्नर क्षेत्रों से। यहां तक आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अब होता यह है कि संविधान सभा का निर्माण करने के लिए आपके जुलाई 1946 में चुनाव करवाया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चुनाव करवाना था, 293 सदस्यों का चुनाव करवाना था। तो जुलाई 1946 में चुनाव करवाए गए प्रांतीय विधानमंडलों में, ठीक है। अब 293 सदस्यों में से जो चुनाव जीत के आए थे, जिसमें कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी थी, एक मजबूत पार्टी थी, जिसके नेतृत्व में भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें 208 सीटें मिली थी। एग्जाम का प्रश्न, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 208 सीटें मिली थी। इसके पश्चात मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, 73 सीटें उन्हें मिली। उसके पश्चात विभिन्न पार्टियों को 7 सीटें मिली, ठीक है, और कुछ छोटी छोटी पार्टियां थी, उन पार्टियों को 7 सीटें मिली। मुख्य रूप से 2 पार्टियां थी, एक कांग्रेस थी और एक मुस्लिम लीग थी, जिसमें सबसे ज्यादा जो सीटें दी गई यानी प्राप्त हुई, जो जीते गए, वे कांग्रेस थे। मुस्लिम लीग को सेकंड रैंक रही, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी, ठीक है। अब निर्दलीय जो सीटें थी, निर्दलीय जो प्रत्याशी थे, यानी वो किसी भी दल से खड़े नहीं हुए थे, वो निर्दलीय थे, उनको 8 सीटें मिली थी, ठीक है। तो ये 293 मेंबरों का चुनाव हुआ, यानी अब हो गया संविधान सभा का गठन। अब संविधान सभा का गठन हो गया, यानी अब संविधान को बनाना है, यानी बनाने की प्रोसेस अब शुरू होती है, यहां से शुरू होती है, ठीक है। सारी चीज आप लोगों को आसानी से मैं पढ़ा रहा हूं, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं। फिर भी अगर कोई भी समस्या अगर हो तो चैट ऑप्शन में जाकर मेरे से आप डाउट पूछ सकते हैं। चलिए बेटा, अब बात है 9 दिसंबर की। ये इसको नोट डाउन करना बेटा, ये एग्जाम का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जनरेट करता है। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का गठन हो चुका है। अब संविधान सभा की बैठक होगी, तो बैठक कौन सी हुई? प्रथम बैठक। एग्जाम का क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहां हुई? तो नई दिल्ली में हुई। आंसर नई दिल्ली। अब पूछ ले कि नई दिल्ली में भी कहां हुई? तो बेटा काउंसिल चेंबर का पुस्तकालय है, काउंसिल चेंबर का लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है। तो पुस्तकालय भवन में आपकी यह पहली बैठक होती है। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है, और यह पहली जो बैठक थी बेटा, यह कहां हुई? तो यह हुई थी आपके काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में। यहां तक आपको सारी चीज अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होगी, क्योंकि इसमें किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए बेटा, जब आपके संविधान सभा का गठन हुआ, बैठक हुई, तो आपको यह पता है कि जब भी कभी हम किसी उद्देश्य को लेकर आपके बैठक करते हैं, तो उन बैठक को संचालित करने के लिए किसी एक अध्यक्ष की जरूरत पड़ती है। चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक संविधान बनाना चाहता था, तो भारत ने यानी संविधान सभा के सदस्यों ने सोचा कि क्यों ना हम अध्यक्ष भी लोकतांत्रिक रूप से चुने, यानी हम सब अपने में से किसी एक का चुनाव करके अध्यक्ष का चुनाव करें। पर उसके लिए भी एक अध्यक्ष होना चाहिए जो सभा को संचालित करे। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक अस्थायी अध्यक्ष का सबसे पहले नॉमिनेशन किया गया, ठीक है। सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया, और अस्थायी अध्यक्ष का नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। यह आपके एग्जाम का क्वेश्चन कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब जब सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष
चुना गया तो किसने सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आगे किया था, ये भी एग्जाम में कभी प्रश्न पूछ ले तो याद रखिएगा। उस वक्त कांग्रेस के जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनका नाम था जेपी कृपलानी। तो जेपी कृपलानी ने ही सच्चिदानंद सिन्हा का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने इसका अनुमोदन किया था कि हाँ भैया ये क्या बनने चाहिए, अस्थायी अध्यक्ष बनने चाहिए। ठीक है, फिर इसके पश्चात संविधान सभा के प्रथम जो अधिवक्ता थे, जो स्पोक पर्सन थे, ठीक है, वे हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। ये सभी नाम आप लोग सुन चुके हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये नाम आप लोगों ने कभी सुने नहीं है, इन सभी नामों को आप सुन चुके हैं। तो प्रथम अधिवक्ता के रूप में थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब पहली बैठक हो गई, प्रथम अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष चुने जा चुके हैं, सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। अब संविधान सभा की बेटा दूसरी बैठक होती है, ये फिर दूसरी महत्वपूर्ण बैठक थी जो कि 11 दिसंबर 1946 को 2 दिन के पश्चात ही आयोजित की गई, उसी स्थान पर आयोजित की गई थी जिस स्थान पर प्रथम बैठक आयोजित हुई थी। अब इसमें क्या होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। याद रखिए बेटा, क्या चुन लिया गया? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। ठीक है, आपका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अस्थायी अध्यक्ष तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर इसके पश्चात संविधान सभा की तीसरी बैठक होती बेटा 13 दिसंबर 1946, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया और यहीं से शुरुआत हो जाती आपके संविधान निर्माण की। प्रथम 2 बैठकों में अध्यक्ष का चुनाव हुआ। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, याद रखिएगा 1946। 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है। इस काउंसिल चैम्बर का जो पुस्तकालय है उसमें बैठक आयोजित होती है। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जो वरिष्ठ थे उनका चुनाव किया गया, वे अस्थायी अध्यक्ष बने। दूसरी बैठक बेटा 11 दिसंबर को होती है, 1946 को होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके बाद क्या होता है कि यह काम खत्म हो गया, यानी अध्यक्ष का काम हमने यहां पर समाप्त कर दिया। अब बचा आपके संविधान निर्माण करने की प्रोसेस। तो प्रोसेस शुरू होती है तीसरी बैठक से। तो तीसरी बैठक शुरू होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस आधार पर, किस प्रस्ताव से संविधान का निर्माण शुरू हुआ, तो उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब उद्देश्य प्रस्ताव है क्या? तो देखो सुनो, ध्यानपूर्वक सुनेगा बेटा। जब भी कभी आप लोगों को किसी सभा के लिए बुलाया जाता है, किसी मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, तो आप उस मीटिंग में भाग लेने के लिए जाते हैं कि भैया मीटिंग है, हमें बुलाया तो हमें, चलो भैया हमें बुला रहे हैं, जाते हैं वहां पर। तो जैसे आप मीटिंग में पहुंचते हैं तो वहां के जो अध्यक्ष होते हैं या कोई दूसरा सदस्य होता है, वह सबसे पहले आपको यह तो बताएगा ना कि आप लोगों को हमने यहां एकत्रित क्यों किया। बताना तो आवश्यक होगा ना कि हमने आखिर आप लोगों को यहां एकत्रित किया तो क्यों किया, किस उद्देश्यों से, किन कारणों से हमने आपको यहां पर एकत्रित किया, तो वो उद्देश्य बताने पड़ेंगे। तो इसी आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया और इसके साथ ही संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो गया। याद रखिएगा संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे वे एच.सी. मुखर्जी थे। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन पूछा जा चुका। एच.सी. मुखर्जी कौन थे? आपके संविधान सभा के उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। चले बेटा, अब क्या होता है कि संविधान सभा का निर्गठन हो गया, संविधान का निर्माण शुरू हो गया। अब संविधान चूंकि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा टास्क है, तो बहुत बड़ा जब टारगेट होता है तो बहुत सारे सदस्य होते हैं उसको टारगेट को अचीव करने के लिए, पूरा करने के लिए। तो कार्य यानी वर्क जो है वो परफेक्ट हो, कार्य अच्छी तरीके से हो, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि समितियों का गठन किया जाता है, यानी कमेटी बनाई जाती है और वे कमेटी क्या करती है? अपना अपना कार्य करती है। ठीक है, तो संविधान निर्माण के लिए आपके कुछ समितियों का गठन किया गया था और आपके एग्जाम में इन समितियों के अध्यक्ष पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब देखते हैं कि कौन सी महत्वपूर्ण कमेटियां थी और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे। तो पहली थी बेटा संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नोट करते रहिएगा बेटा ना। मौलिक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे बेटा वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये डबल बार रिपीट है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। झंडा समिति के जो मेंबर थे बेटा वे थे जेपी कृपलानी।
ठीक है। कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे बेटा थे वे के.एम. मुंशी, और दत्तक जो समिति है उसके अध्यक्ष थे एस. वर्धा। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति जो कि एक महत्वपूर्ण समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, और आपके ध्वजा संबंधित समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। तो ये थे आपकी कुछ समितियां और उस समितियों के अध्यक्ष। ठीक है, याद रखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी प्रारूप समिति। चलो अब प्रारूप समिति के बाद अपन बात करते हैं, क्योंकि प्रारूप समिति भी महत्वपूर्ण है और प्रारूप समिति से संबंधित परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो क्यों ना मैं आपको प्रारूप समिति के बारे में अच्छी तरीके से बताऊं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्रारूप समिति होती क्या है, किसे कहते हैं प्रारूप समिति। इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो उद्देश्य था वह था संविधान का ड्राफ्ट बनाना, प्रस्ताव बनाना, ठीक है, प्रारूप बनाना कि किन आधार से और किस प्रकार से और क्या क्या और कैसे कैसे हम प्रावधानों को जोड़ेंगे, कैसे अधिकार हमें राज्य को देने हैं, केंद्र को देने हैं, व्यक्तियों को देने हैं, नागरिकों को देने हैं। ये सारी चीजें, ये समस्त चीजें आपके प्रारूप में आती है, ड्राफ्ट में आती है। ड्राफ्ट को अगर हम एक इजी वे में समझे तो बेटा जिस प्रकार से हम किसी एक मकान का निर्माण करते हैं तो मकान के लिए जो एक फ्रेमवर्क होता है, जैसे कि हमने उसकी नींव बनाई, लेंटर कॉलम खड़े करे, ठीक है, उसके बाद हमने ईंटें वगैरह लगाई, तो एक फ्रेमवर्क, एक जाल हमने बनाया और उसके बाद हम धीरे धीरे सारी चीजें करते हैं। तो प्रारूप भी कुछ इस प्रकार से भारतीय संविधान का था, जिसमें संविधान में कौन कौन सी चीजें जोड़नी है, कहाँ कहाँ जोड़नी है, ये सब प्रारूप समिति देखती थी, जिसके अध्यक्ष बुद्धिमान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक है, अब इसके बारे में बताता हूं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भैया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जो प्रारूप समिति थी उसका गठन कब हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो 29 अगस्त 1947 की बात है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया। ठीक है, जो कि संविधान सभा में ये चयनित हुए थे पश्चिम बंगाल से, याद रखिएगा ये पश्चिम बंगाल से चयनित हुए थे। इस समिति में 7 सदस्य थे। ठीक है, उपाध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। ठीक है, प्रारूप समिति की पहले बैठक जो थी वो 30 अगस्त 1947 को हुई थी। ये एग्जाम का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान का जो प्रारूप था, जो ड्राफ्ट था, इस पर 114 दिन तक बहस हुई थी। ये सबसे ज्यादा बहस होने वाला विषय था, क्योंकि मेन चीज यही है। ठीक है, जब भी आप मकान बनाने का सोचते हैं तो सबसे ज्यादा विचार आप करते हैं किसके ऊपर, तो सबसे ज्यादा विचार करते हैं बेटा आप उसके नक्शे के ऊपर। ठीक है, क्योंकि नक्शा के आधार पर ही पूरी इमारत बननी है, तो प्रारूप पे सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया था। ठीक है, इसके सदस्यों के बारे में बताता हूं बेटा। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तो इसके अध्यक्ष थे। एन. गोपाल स्वामी अयंगर सदस्य, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर सदस्य, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, ठीक है, जो के.एम. मुंशी के नाम से जानते हैं, इन्हें उपाध्यक्ष का पद भी दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव जो बी.एल. मित्रा के स्थान पर बने थे। फिर उसके पश्चात डी.पी. खेतान, इनकी मृत्यु के पश्चात टी.टी. कृष्णाचारी सदस्य बने थे। ये सभी आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे, याद रखिएगा। ठीक है, ये सब प्रारूप समिति के सदस्य। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया इनका गठन, इनके सदस्य और इनके अध्यक्ष और इनके उपाध्यक्ष, और कितने दिन बहस चली वो, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। इन पर ज्यादा आप फोकस करिएगा। ठीक है साथियों, चलो आगे बढ़ेंगे। अब होता है कि सारी चीजें सब कुछ बढ़िया चल रही हैं, लेकिन जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उससे पहले ही और संविधान सभा के गठन के वक्त से ही आपके भारत में एक मांग उठ रही थी कि भैया भारत का विभाजन करना है, यानी धर्म के आधार पर पाकिस्तान चाहिए। मुस्लिम लीग काफी लंबे समय से पाकिस्तान की मांग कर रही थी। ठीक है, तो वो उनका इंटरेस्ट ज्यादा संविधान सभा में था भी नहीं, क्योंकि पहली बैठक में संविधान सभा में की जो पहली बैठक थी उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य आए ही नहीं थे, भाग ही नहीं लिया था उन्होंने, और हैदराबाद रियासत भी शामिल नहीं हुई थी। ठीक है, तो उनका उद्देश्य कोई भारत में रहने का नहीं था, उनका उद्देश्य पाकिस्तान में ही जाने का था। लेकिन भारत ने बहुत प्रयास करे कि पाकिस्तान न बने, किंतु फिर भी कुछ लोगों की सत्ता लालसा की वजह से, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की वजह से इस देश के टुकड़े कर दिए गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत बने। अब पाकिस्तान व भारत बना, भारत ऑलरेडी था, पाकिस्तान बना। तो
इस पाकिस्तान के बनने की वजह से कुछ जो सदस्य की जो सीटें थी वे पाकिस्तान में चली गई, पूर्वी पाकिस्तान में चली गई और पश्चिमी पाकिस्तान में चली गई। इस वजह से वापस से संविधान सभा के सदस्यों की सीटें डिसाइड की गई और कितनी थी, वो 299। याद रखना, वापस से कितनी हुई, 299। ठीक है, जो 389 पहले थी अब घट के कितनी हो गई, 299 हो गई। ठीक है, अब जो संविधान जो बना था हमारा, इस संविधान के निर्माण के पश्चात संविधान में आपके कुल 12 अधिवेशन हुए। कितने हुए, 12 अधिवेशन, और 3 बार संविधान का वाचन हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भैया प्रथम वाचन कहां से कहां तक हुआ, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं बेटा, कि प्रथम वाचन जो है वो 4 नवंबर 1948 से शुरू होता है, जो 9 नवंबर 1948 तक चलता है। द्वितीय जो वाचन था बेटा वो 15 नवंबर 1948 से शुरू होता है, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। और तृतीय वाचन जो था वह आपका 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चलता है। ये 3 वाचन थे जिसमें संविधान का वाचन किया गया। 12 अधिवेशन हुए थे। ये सभी टू द पॉइंट है बेटा, सारी चीज टू द पॉइंट है। कॉन्सेप्ट वाली चीजें तो अब शुरू होगी, इसके पश्चात हम जो संविधान शुरू करेंगे। अभी एक्चुअल संविधान शुरू हुआ नहीं है, अभी तो संविधान सभा का गठन हो रहा, संविधान का निर्माण कर रहे हैं। संविधान को तो पढ़ना हम अगली क्लास से शुरू करेंगे। ठीक है, उसमें आपको अच्छी तरीके से मैं सारी चीजें बताऊंगा। उसमें स्टोरी भी होगी, उसमें कॉन्सेप्ट भी होंगे, कोई चीज रटने वाली नहीं होंगी, सारी चीज समझने वाली होगी। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस बना के आपको चलना है और थोड़ा सा ट्रस्ट आप लोगों को हमारे ऊपर रखना है। ठीक है, चलो अब क्या होता है बेटा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये एग्जाम का क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, कि कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ठीक है, जिसमें से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। 299 में से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और इसी 24 जनवरी 1950 के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति, भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया था, जो कि पहले संविधान सभा के वे सदस्य थे। ठीक है, अब इसमें 12 महिलाओं ने भाग लिया था। एग्जाम का क्वेश्चन है कि भैया कितने महिलाओं ने भाग लिया था, तो 12 महिलाओं ने भाग लिया था, जिसमें से 8 महिलाओं ने ही संविधान पर हस्ताक्षर किया। और इस पूरी महिला ग्रुप की जो अध्यक्ष थी वह थी श्रीमती हंसा मेहता। ठीक है, याद रखिएगा कौन थी, श्रीमती हंसा मेहता थी। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि हमारा संविधान जो संविधान सभा के द्वारा जो पारित हुआ था, ठीक है, वह पारित तो आपके हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित हो गया था, यानी संविधान सभा ने उसे पारित कर दिया था। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है और यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि संविधान कब पारित हुआ, न कि लागू पूछ रहा है, लागू नहीं पूछ रहा है, पारित पूछ रहा है। तो पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को, लागू होगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, उसके पीछे का भी रीजन है, वो हिस्ट्री में आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चलेगा ऐसा क्यों हुआ था। ठीक है, अब होता यह कि हमारा जो पूरा संविधान बना है, इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। ठीक है, ये तो आप लोगों को सभी को पता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। और इस पूरे संविधान को कार्य करने में यानी पैसा जो खर्च हुआ 6.4 करोड़ रुपए का खर्च आया था। 6.4 करोड़ रुपए खर्च आए। संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया था। ठीक है, जिसमें आपके 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, और जब पारित किया गया था उस वक्त कुछ अनुच्छेद, जिसमें से आर्टिकल 15(5) यानी आर्टिकल 15 ऐसे कुछ थे, यानी 15 अनुच्छेद थे, जिसमें से 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392, 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कितने आर्टिकल को उस वक्त पारित के साथ ही लागू किया था, तो वे 15 आर्टिकल थे। और बाकी बचे हुए जो आर्टिकल थे बेटा वे 26 जनवरी 1950 को आपके लागू किया गया। और इसी दिन संविधान लागू माना जाता है। और बेटा इसी दिन हम बड़े जोश से, गर्व से मनाते हैं गणतंत्र दिवस। बड़े जोश से हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। बहुत सारे लोगों को, ठीक है,
गणतंत्र दिवस, ठीक है, बहुत सारे लोगों को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। याद रखिएगा, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसे गणतंत्र दिवस कहते हैं, जब देश आजाद हुआ था तो उसे स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस, और इसी गणतंत्र दिवस के दिन हम शक्ति प्रदर्शन करते हैं। आप लोगों को पता है कि हम लाल किले पर जाकर, इंडिया गेट पर जाकर, राजपथ पर जाकर हम पूरा शक्ति प्रदर्शन करते हैं, और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते और भाषण देते, संबोधित करते हैं, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को एक और बात मैं अच्छी तरीके से बताऊं, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, ठीक है, संविधान का निर्माण किया। लेकिन कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि संविधान जो है, इस संविधान किसने लिखा, लिखने की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भारत का संविधान लिखा हुआ है ना, तो किसने लिखा, तो ये हाथों से लिखा गया बेटा, ठीक है, हाथों से लिखा गया, और उन महान व्यक्ति का नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। याद रखिएगा, ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन व्यक्ति ने संविधान को अपने हाथों से लिखा था, ठीक है। तो इस आधार पर आपके विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। पूरी क्लास में आप लोगों ने जाना, आज के इस पूरी क्लास में, कि भारत का संविधान कैसे बना, कैसे संविधान सभा का गठन हुआ और किन आधारों पर संविधान बना, क्या उसकी प्रोसेस थी, क्या क्या उसकी कमेटी थी, कहां पर प्रथम बैठक हुई थी, कौन स्थायी अध्यक्ष था, कौन अस्थायी अध्यक्ष था, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ये सारी जानकारी आपने ग्रहण करी। साथ ही में आपने ये भी ग्रहण किया कि भैया हमारे संविधान का इतिहास क्या था, सबसे पहले किसने मांग करी थी, उसके बाद किसने मांग करी, फिर कौन सा मिशन भारत आया था, ये सारी जानकारी आप लोगों ने आज की इस पूरी कक्षा में ग्रहण की है। और आशा करता हूं मेरे प्यारे साथियों को आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको ये क्लास में बहुत सारा नॉलेज भी मिला होगा। तो बेटा ऐसा ही नॉलेज आपको लगातार मिलता रहेगा। पूरी पॉलिटी मैं आपको पढ़ाऊंगा, हर एक परीक्षा में काम देगी, यूपीएससी व एमपीपीएससी को छोड़कर। एमपीपीएससी में आप प्री तक का प्रिपरेशन कर सकते हैं, पर यूपीएससी के लिए अलग लेवल आता है, उसकी मैं क्लासें मैं जल्द शुरू करूंगा। तो बेटा आज की इस पूरी क्लास में संविधान का निर्माण और संविधान सभा हमने पढ़ ली है, जो कि सभी परीक्षाओं में आपके पूछी जाएगी। तो बेटा अगर आप लोगों को आज की यह क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को जरूर शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस ऐप को इंस्टॉल करो और ज्यादा से ज्यादा इस एप्लीकेशन को, शिक्षा द एजुकेटिंग एप्लीकेशन को आप शेयर करो। अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि वे भी ज्यादा शेयर करें और हमारे साथ बने रहो। तो कल की जो क्लास रही है बेटा, उस कल की क्लास में हम संविधान की जो उद्देशिका है, जो प्रेम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों अब मैं आप सभी से विदा चाहता हूं। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।